गुड मॉर्निंग क्लास। क्या बात है, स्टैंड अप क्लास, सिट डाउन क्लास, बैठो। स्टैंड अप का रिचुअल इसलिए है कि थोड़ा सा आप लोग दो थ्योरी सब्जेक्ट अभी अभी पढ़ चुके हो, थोड़ा बॉडी में एनर्जी की जरूरत है, और इसीलिए आपको एड्रेस भी बताया मैंने अभी। बोला चलिए जी। तो जैसा आप लोग जानते हो कि हम लोग आज के सेशन में दो चीजों पर बात करने वाले हैं। थोड़ी सी बात पहले जो अपना कोर सब्जेक्ट है फर्स्ट ग्रुप का लॉ, उस पर बात करेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर जो अपना सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट है ऑडिट, उस पर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं बच्चे लोगों लॉ से। हाँ जी। अब इस बार आप लोगों का जो लॉ है, जैसे आप लोगों ने फाउंडेशन के अंदर पढ़ा, फाउंडेशन में अपना लॉ कितने मार्क्स का था? 60 है ना, और 40 नंबर का अपना साथ में था बीसीआर वाला पोर्शन। लेकिन इधर आपका पूरा 100 नंबर का जो पोर्शन है वो सारा का सारा कौन सा है? लॉ का, पूरा 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स का डिवीजन जो है वो दो पार्ट में है। 60 मार्क्स में इन्होंने सेट किया है पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट 2013, है ना, जिसका एक छोटा सा पोर्शन आप लोग फाउंडेशन के अंदर पढ़ के आए हो। वैसे हम लोग बोलते ये हैं कि फाउंडेशन में 1 से लगा करके 22 तक के सेक्शंस होते हैं ऑफिशियली तो, बट है नहीं ना। आपने सेक्शन नंबर 18 पढ़ा, ना 19 पढ़ा, ना 20 पढ़ा, ना 21 पढ़ा, ना 22 पढ़ा, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। स्टडी मेट में इनमें से कोई भी सेक्शन नहीं था। तो आप लोगों ने जो पढ़ा वो बीच बीच में से पढ़ा। सेक्शन 1 आप लोगों ने पढ़ा, याद है किसी को? ऑफिशियल क्लास तो चलो कल से चालू करूंगा, आज तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ऐसे ही पूछ लेता हूं। सेक्शन नंबर 1 याद है किसी को? वेरी गुड, एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट है ना, कि किधर लगता है, किन किन और कंपनीज के ऊपर लगता है, वो सब अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन 2 याद है किसी को? डेफिनेशंस, है ना। तो इस बार क्या होगा कि आपका टॉपिक ही इससे चालू होगा। सबसे पहले 1 और 2 यानी खूब सारी डेफिनेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद में 3, 4, 5 आप लोगों ने पढ़े हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स का डेफिनेशन वगैरह, ऐसे ऐसे। तो बीच बीच में से कुछ सेक्शंस आपके थे। लेकिन अब आपके कोर्स में रहेंगे 1 से लगा करके 148 तक के सारे सेक्शंस। वैसे आप लोग जानते हो टोटल सेक्शन है 470, 470 बराबर। इसको करूंगे इधर थोड़ा, है ना, मुझे वो लग रहा है कि कुछ ऐसा ऐसा, हाँ धूप खा रहा है, ये ज्यादा हो जाएगा विटामिन डी। चलिए, हाँ चला, गर्मी लग रही है, सर्दी का मौसम है यार, अभी बाहर मौसम चेंज नहीं हुआ है, अभी चलाते हैं, 15 मिनट बाद चलाते हैं। चलिए बराबर, बीमार हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी। तो अभी 1 से लगा करके 148 जैसा आपसे मैं बात कर रहा हूं, टोटल सेक्शन 470। तो सर रिमेनिंग पोर्शन फिर कहां पढ़ेंगे? किस्मत अच्छी है, फाइनल में शायद नहीं पढ़ना पड़ेगा तुमको, बराबर, क्योंकि नए कोर्स के अंदर, हाँ रुको 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 रुको, सुन लो, मेन कोर्स से हट रहा है, लेकिन एक वो जो हमारा इलेक्टिव पेपर टाइप होता है जो आपको कभी भी पास करने वाला है, उसके अंदर ये पोर्शन शिफ्ट हो सकता है। तो रिमेनिंग पोर्शन शायद आपको न पढ़ना पड़े, लेकिन उससे लेवल के और दूसरे लॉज जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। पर हालांकि इस चीज़ को लेकर अभी थोड़ा चल रहा है कि यार जैसे ही सीए बन के बच्चा बाहर जाएगा तो इसके बगैर काम चलेगा नहीं, उसका कॉर्पोरेट लॉ का नॉलेज नहीं होगा तो इंटरव्यूज कैसे फाइट करेगा। तो वो चलो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल अपन यहाँ पे इतना पोर्शन जो है वो पूरा कवर करने वाले हैं। अब अदर लॉज में 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, है ना, 40 नंबर है। अब इसमें क्या क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सर अपना वही फाउंडेशन वाला, उसका एक स्टेप आगे जो अपना है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, है ना, जिसमें बेलमेंट है, एजेंसी है, इंडैमिटी गारंटी है। फाउंडेशन में भी कई बार हम लोग बोलते हैं कि भाई ये चैप्टर आप लोग इंटर में पढ़ोगे, तो वो सारा पोर्शन जो है वो यहाँ पे रहेगा। 3 चैप्टर्स अपने हैं, और लगभग इसका जो वेटेज है वो 9 to 12 मार्क्स का है। तीनों में से एक एक क्वेश्चन फिक्स है। तो 4 मार्क के हिसाब से भी बात करूं तो 12 नंबर, नहीं तो 9 से 12 नंबर का पोर्शन 9 to 12 मार्क्स वो आने वाला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में से। फिर एक जबरदस्त एक्ट है, इधर तुम्हारी किस्मत ठीक है क्योंकि एनआईए नए कोर्स में फाउंडेशन में चला गया है। फाउंडेशन में अभी लॉ 100 नंबर का है पूरा, एनआईए भी उधर चला गया है, कंपनीज एक्ट का थोड़ा पोर्शन बढ़ गया है वहां पे भी। तो एनआईए में जो आप लोग अकाउंट से पढ़ते हो ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह,
उसका पूरा एक्ट, पूरा डिटेल, वो सब अपन यहां पे पढ़ेंगे। ये भी लगभग वही 9 मार्क्स के आसपास का एग्जाम में रहेगा। दो बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत ही शानदार। ये पुराने कोर्स में भी है, नए कोर्स में भी है। एक है इंटरप्रिटेशन और दूसरा है जनरल क्लॉजेज एक्ट। ये आप पहली बार ही सुन रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ, इंटरप्रिटेशन वर्ड बहुत सुनते हो। क्या होता क्या इंटरप्रिटेशन? किसी चीज का मीनिंग फाइंड आउट करना। लॉ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां पे आपको मीनिंग समझना पड़ता है, लॉजिकली जाकर के उस पर पूरा काम करता है हमारा क्या, इंटरप्रिटेशन, है ना। और आपको याद हो तो इंटरप्रिटेशन का एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ आएगा। थोड़ा सब्जेक्ट से आप फैमिलियर हो जाओगे कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है ना। कई बार वोकैबुलरी मीनिंग से थोड़ा सा अलग हटके सोचना, है ना। कई बार तो क्या होता है कि लॉ में जो लिखा हुआ है वो मीनिंग अपने को लेना है। और उसमें बढ़िया चीज अपन क्या पढ़ेंगे, जैसे लॉ में अगर कहीं पे वर्ड आता है मे, MAY, इसका क्या मतलब निकलता है? शायद। तो अगर किसी प्रोविजन के साथ में लिखा हुआ है कि भाई यू मे डू दिस, मतलब कर भी सकते हो, नहीं करो तो भी चलेगा। अब इंटरप्रिटेशन में अपन ये पढ़ेंगे, कई बार मे को पढ़ा जाता है शैल की तरह से। याद है नहीं थी? मे को शेल की तरह से पढ़ना पड़ता है, वो हम नहीं कर सकते, वो लॉ खुद ही कहेगा बेटा यहाँ पे मे को शेल की तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास में एक बहुत सिंपल एग्जांपल देते, सर ऐसा क्यों होता है? कई बार लॉजिक्स देखने पड़ते हैं। तो घर पे पापा ने आपको बोला, सिंपल, आप बैठे हो, पापा बैठे हैं, पापा ने आवाज लगाई, बेटा मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर। अब लगाया तो उन्होंने मे है, लेकिन इसके पीछे का जो इंटेंशन है वो शैल वाला ही है ना। अब आप वहां पे मेरे लोकल लॉजिक, पापा दे नहीं दे, इधर आ, दे नहीं दे, तो अभी हम बताते हैं, देना तो आपको पड़ेगा ही। इट मीन्स ये डिफरेंस, ये इट्स कॉल्ड एक्चुअली इंटरप्रिटेशन। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सिंपल सा है। एक और एग्जांपल देता हूं। पहले जब मैंने आपको बोला सीपीटी के टाइम पे अपन लोग बहुत ज्यादा लोग यहाँ होते थे ना, तो इधर भी बैच लगता, नीचे वाला जो अभी ऑफिस एरिया आप देख रहे हो ना, उधर भी पहले क्लासरूम था, ऊपर भी क्लासरूम था, 2 और बिल्डिंग्स के अंदर क्लासरूम्स थे, तो भरा रहता था एकदम। सीपीटी के टाइम पे बहुत ज्यादा रश होता था। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे मेरी क्लास यहाँ चल रही है, नीचे वाले क्लासरूम में किसी और फैकल्टी का क्लास चल रहा है, सेम टाइम पे अलग अलग बैचेस थे, तो टाइमिंग भी अलग अलग होते। तो बच्चे कई बार बाहर निकलते, आप लोग बाहर जा रहे हो, बाहर निकलते तो आप लोग जानते हो मस्ती मूड में होते हो। तो हमने क्या किया कि एक नोटिस बोर्ड लगाया। उस नोटिस बोर्ड पे हमने लिख दिया, स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू मेंटेन साइलेंस, ये हमने लिख दिया। मतलब क्या निकलता है कि स्टूडेंट लोग बैच के बाद जब जाएंगे बाहर, तो दूसरा बैच चल रहा है तो आपको साइलेंट रहना है। तो एक फैकल्टी का बैच, आई थिंक मितेश सर का यहाँ चल रहा था, नीचे कोई और फैकल्टी का चल रहा था, मैं और बियानी सर जो थे, हम लोग नीचे ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे। तो एक कोई पेरेंट आए बाहर, ऐसा फोन उठाया, हाथ में फोन था, और जोर जोर से बात कर रहे थे, अपने घर पे बात कर रहे होंगे, बच्चे की वेट कर रहे होंगे, बैच में था तो बात कर रहे थे, और जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोगों ने 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर हम लोग ऊपर आए, शायद मैंने एग्जाम्पल दिया भी होगा आपको। तो बाहर आकर के हमने उनको बोला, सर, इशारा किया कि ये नोटिस लगा हुआ है, प्लीज कंसीडर दिस। उन्होंने फोन 2 मिनट में कट किया। फिर हमको उन्होंने बोला कि ये जो लिखा हुआ है मेरे लिए थोड़ी है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए है, मैं स्टूडेंट थोड़ी हूं, मैं तो पेरेंट हूं। बात तो सही है। अब यहां पे इंटरप्रिटेशन लॉ का कैसे काम करता है वो देखो। हमने उनको कहा, मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सर लॉ वाले का काम ही यही है। मैंने, सर मंदिर गए हो कभी? हाँ। मंदिर के बाहर लिखा हुआ होता है कृपया जूते यहां उतारे, तो सर चप्पल पहन के जा सकते हैं क्या अंदर? क्या नहीं नहीं, नंगे पैर जाना है। मैंने, क्यों? वहां तो जूते लिखा हुआ है, तो आप चप्पल पहन के, सैंडल पहन के अंदर जा सकते हो। बोले नहीं। तो मैंने कहा उसका मतलब क्या होता है? नंगे पैर आपको अंदर जाना है। एग्जैक्टली यहां पे ये जो लाइन लिखा है, इसका मीनिंग अपने स्टूडेंट क्यों लिखा? क्योंकि ज्यादातर यहां पे स्टूडेंट ही होते हैं। अदरवाइज ये स्टेटमेंट न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, वेदर टीचर्स के लिए है, वेदर पेरेंट्स के लिए है, या जो आ रहा है सबके लिए कॉमन काम करेगा। ये एग्जैक्टली अपन पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन में, बराबर। ये एग्जाम में रहेगा लगभग 6 नंबर का, 6 मार्क्स, 4 to 6 मार्क्स का रहता है। सेम वैसे ही आपका जनरल क्लॉजेज एक्ट भी रहेगा 4 to 6 मार्क्स का। ये जो है ना जनरल क्लॉजेज, ये है सारे लॉ की मम्मी, मदर ऑफ ऑल लॉज। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ लॉज। जहां किसी एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं मिल रही है, उसकी डेफिनेशन आपको यहां मिलेगी। और जिसका एग्जाम्पल मैं अपनी फाउंडेशन की क्लास में हर बार देता हूं,
और एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैंने दिया था, वापस उस एग्जाम्पल को रिपीट करता हूं, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन नंबर 9 का है। बराबर एग्जाम्पल ये था कि एक लड़की को पुलिस वाले ने ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करने की वजह से पकड़ लिया। हालांकि ये अपने आप में सुनने में अजीब लगता है कि लड़की को पकड़ लिया, वो भी पुलिस वाले ने। रेयर, बहुत रेयर। मैंने तुमको तब भी बोला था कि एक बार मैं जैन सर के यहाँ से क्लास लेके इधर आ रहा था, है ना, एक्सेल में लगातार कंटिन्यू क्लासेस ही रखता हूँ मैं, कि वहाँ से फ्री हुआ इधर आ गया। तो ट्रैफिक लाइट के ऊपर मैं खड़ा था, आगे एक स्टूडेंट खड़ी थी, अपनी स्टूडेंट थी एक्सेल की इंटर की, हेलमेट नहीं था। पुलिस वाले ने रोको। पुलिस वाले कभी कभी एकदम जोरदार सुबह सुबह के टाइम पे तो एकदम एक्शन में होते हैं। रोक लिया उसको, ये 9:30-10 बजे का टाइम हुआ, 10 बजे के आसपास का मुझे ध्यान है। रोका, उसको बोला हेलमेट नहीं है, चालान कटेगा। वो अच्छा, मैं एकदम गाड़ी में था, पीछे मुझे पहचान गया मैं कि अपनी स्टूडेंट है। तो मैंने कहा भाई इसकी मदद करनी चाहिए। गाड़ी से मैं जस्ट चाबी निकाला, मैंने कहा बाहर जाता हूँ, कि इतने में तो वो लड़की वहीं रोना स्टार्ट, रोना शुरू। अंकल आपको पता नहीं है, और मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ, और आपको पता नहीं है, पापा को आप बुला लोगे, पापा मेरी गाड़ी छीन लेंगे, बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रही हूँ, ये वो धाड़ धाड़ धाड़। और मैंने कहा तो जबरदस्त है। मैंने वापस लॉक कर लिया, मैंने मेरी जरूरत नहीं है इसको, मैंने मेरी जरूरत नहीं है। अब वो पुलिस वाला इतना इमोशनल हो गया, अरे बेटा बेटा रो मत, कोई बात नहीं बेटा, आगे से हेलमेट पहना कर बेटा, हेलमेट पहना कर, तू जा तू जा। यहां जब पहुंचे, अच्छा मुझे लगा सच में रो रही है, ऐसा से मुझे लगा कि सच में रो रही है। यहां जब आया तो वो अपनी कलीग के साथ में, फ्रेंड्स के साथ, आज तो मजा आ गया। पुलिस वाले ने पकड़ लिया था, यूं निकल गया ही मैं। और मैंने कहा यार जोरदार है, ये तो खतरनाक है, ठीक है, और ये लोग ट्राई करके देखेंगे अभी तो। हो गया, हाँ बेटा तू पहले आ अंदर। तो अब कहने का मतलब है, चलिए अब जो आपको सेक्शन समझा रहा था मैं, वो सुनो। तो ऐसे ही एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया किसी लड़की को, तो कोर्ट में केस आया। अब कोर्ट में उस लड़की ने सेक्शन को चैलेंज किया। सेक्शन के अंदर ये लिखा हुआ था, मैन, इफ एनी मैन ब्रीचेस द लॉ, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो उसने इस चीज को लेकर चैलेंज किया कि सर ये एक तो मेल के लिए है, प्लस साथ में ही लिखा हुआ है, मैं तो शी हूं, तो मेरे अगेंस्ट में तो सेक्शन है ही नहीं। तब कोर्ट ने बोला बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 9 ये बोलता है कि जब कोई एक्ट स्पेसिफिकली मैन या विमेन के लिए नहीं है, तो फिर वो कॉमनली सबके ऊपर अप्लाई होगा। और वहां उसमें सेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है, ही इंक्लूड्स शी। जहां ही लिखा हुआ है वहां शी भी एप्लीकेबल है। लॉ बनाने वाले जो लोग थे, उसमें अपन कहते हैं ना भाई, जैसे हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। व्हाट अबाउट वीमेन? सर हम पहले से ही परफेक्ट होते हैं। वो सबके लिए अप्लाई होता है यार, सबके लिए अप्लाई है, उसमें मैन विमेन का कोई डिफरेंस नहीं है। वो एक कॉमन मैन वर्ड बोला जाता है, तो वहां जहां जहां ही लगेगा उधर शी भी वर्ड आएगा। ये सब अपने को मिलेगा जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर। तो बढ़िया सा एक्ट है, अच्छे बढ़िया सेक्शंस हैं, क्वेश्चन बनते हैं बहुत बढ़िया से। तो ये आपका 40 मार्क्स का टोटल पोर्शन, ये भी वही अपना 6 मार्क्स के आसपास का है। अब इधर एक बढ़िया चीज है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपके रहेंगे 70 मार्क्स के, और 30 मार्क्स का आपका रहेगा एमसीक्यू, है ना। और पिछले दिनों में हर बार मैं एक काम जरूर करता हूं, इस बार भी करूंगा, आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर करूंगा। जो भी स्टूडेंट जिसके नंबर बहुत अच्छे हैं या जिसके नंबर बहुत कम है, उनकी कॉपीज मंगवा लेता हूं। उनको बोल देता हूं कि यार तुम लोग आईसीए से कॉपी मंगवा लो, पास हो गए हो अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुम्हारी कॉपी चाहिए, पैसा चाहिए, फीस का उस वहां जमा कराने का वो मुझसे लो, लेकिन तुम मंगवा लो। अच्छा है वो लेते नहीं है, खुद ही मंगवा लेते हैं। अब वो मंगवाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको करते हैं थोड़ा सा एनालिसिस कि यार अगर अच्छे नंबर आए तो क्यों आए, किसी के मार्क्स अगर कम रह गए, ये कम वाले का तो मैं 2-1 दिन में वीडियो शेयर करने वाला हूं कि मार्क्स कहां कम रह गए, उसका रीजन आपको बताता हूं मैं। देखो एक बढ़िया चीज और आपको दिखाता हूं, आई थिंक मेरे यहां पे होना चाहिए। ये देखिए आईसीआई क्या करता है, इस तरीके से, ये देखो आप लॉ में, चूंकि आप लोग अब फाउंडेशन के अंदर थ्योरी पेपर करके आए हो, फिर भी आपको पता होना चाहिए, जो हमेशा मैं बोलता हूं, स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो कॉपी चेकर जो होता है ना, उसके पास इस तरह का एक सिस्टम सेट रहता है, देख रहे हो, ये पुराना है थोड़ा सा, फाइनल ईयर टाइप का है। 4 मार्क, 1 मार्क और 1 मार्क, उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। स्टेप 1 अगर स्टूडेंट लिख देता है तो 4 नंबर देना है, स्टेप 2 अगर लिख देता है तो 1 नंबर देना है, स्टेप 3 अगर लिख देता है तो 1 नंबर और उसको अलॉट कर देना है, ठीक है। और यहां उसको दे दिया जाता है, ये रहेंगे स्टेप्स, देख रहे हो,
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो जैसे आप लोगों के अकाउंटेंसी के अंदर होता है ना, वहां चलो थोड़ा ज्यादा लेवल के ऊपर होता है कि जितने पॉइंट्स फाइनल आंसर नहीं भी मिल रहा है तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो यहां पे भी ऐसा ही सिस्टम है। तो ये सिस्टम से एक्चुअल के अंदर अपने को मार्क्स मिलते हैं। तो कई बार अपने को लगता है आंसर परफेक्ट हो गया हमारा, लेकिन जो उनको चाहिए था, अब ये आप देखो फर्स्ट स्टेप पैरा सबके बराबर लग रहे हैं आपको, लेकिन लास्ट पैरा का सिर्फ 1 नंबर है और फर्स्ट वाले पैरा का 4 नंबर है। देखो यहाँ क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रखा 4 नंबर है। तो हमने क्या किया, बाकी 2 पैरा बहुत बढ़िया लिख दिए, फर्स्ट वाले में कट मार दिया, फिर हमारे नंबर कम आ गए। तो वो सारी चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम इस पेपर को करेंगे। तो ये सब चीजें अपन करेंगे भी डिस्कस कि भाई अपने को मेनली करना कैसे है। तो यहां आता हूं वापस। तो डिस्क्रिप्टिव आपका 70 नंबर का है और एमसीक्यू है 30 नंबर का। अब जिन लोगों की भी कॉपीज जब भी मैंने मंगवाई या देखी, 30 में से मुझे लगता है लगभग 22 से 25 तो हर स्टूडेंट लेके कहीं से आ ही रहा है। अभी तक जितनी कॉपीज मैंने देखी, भले ही बहुत अच्छे नंबर वाली भी देखी, एकदम कम नंबर वाली भी देखी, तो भी मुझे देखने को मिला कि यार एमसीक्यू में वो, जबकि मुझे हमेशा लगता था यार एमसीक्यू में नंबर कम लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि सेक्शन पता नहीं होगा तो वहां तो ऑप्शंस रहते हैं, आप जानते ही हो, एक गलत हुआ तो सारा मामला गया। लेकिन एमसीक्यू में 20-25 के बीच में मार्क्स निकल रहे हैं। तो अगर मुझे लगता है कि एमसीक्यू में से मान लो मैंने 20 मार्क्स भी अचीव कर लिए बराबर, कल जैसे सर कह रहे थे कि कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आप ऊपर जा सकते हो, थ्योरी में टारगेट 80 तक पहुंच सकता है, पर ठीक है, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। तो 50 से 80 में आप पहुंचे तो 100 में से आप लोगों के 20 नंबर तो मैं समझता होंगी एमसीक्यू के अंदर से ही कवर हो गए। पास होने के लिए वही 50 नंबर चाहिए होते हैं, 40 चाहिए होते हैं, लेकिन 50 लेके चलते हैं। यार 50 है, अब 30 मार्क्स आपको चाहिए 70 नंबर में से। अब वो आपका अपना अपना क्राइटेरिया होगा। कैसे होगा? सबसे बढ़िया जो तैयार होगा वो होगा कंपनीज एक्ट, सबसे ही बढ़िया, क्योंकि उसमें सिंपल प्रोविजंस ही प्रोविजंस है, उसमें कंफ्यूजन्स नहीं है। सोगा वोगा में तो क्या होता था कई बार, यार इधर से आंसर जा रहा है कि इधर से जा रहा है, यार कौन सा वाला लगाऊं, यार समझ ही नहीं आ रहा है। इंप्लाइड कंडीशन ये क्वालिटी वाली जाएगी या ये वाली जाएगी, पता ही नहीं लग रहा है। लेकिन इधर कंपनीज, आपने फाउंडेशन में भी जब पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, जो है वो डायरेक्ट है, चीजें सीधी की सीधी है। और इस बार केस लॉस भी कम है थोड़े से, वहां तो फिर भी क्या था, मेमोरेंडम आर्टिकल का पोर्शन इधर भी है, लेकिन थोड़ा सा कम लेवल के ऊपर है। तो सबसे बढ़िया आपका तैयार होगा कंपनीज एक्ट, और कंपनीज एक्ट है 60 नंबर का। अगर कोई ये टारगेट ले ले कि बॉस अपने को 60 में से 40 तो कंपनी में से लाने हैं, 40 नंबर तो इधर ही मिल गए तुमको, प्लस एमसीक्यू के अंदर जो आपने किया, और 60 में से 40 लाना यार कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई बड़ा तूफान नहीं है कि 60 में से सिर्फ 40 आराम से आ जाते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उधर भी अच्छा था, इधर भी अच्छा है, कोई इतना टिपिकल नहीं है। टिपिकल मींस अगर आप फाउंडेशन के अपने तीनों एक कंपैरिजन करो तो आप सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ के जाते हो, बड़ा भी बहुत है और सबसे पहले वही पढ़ता है, तो बेस प्रोविजन है अपना। तो अगर 12 नंबर का ये आ रहा है तो मैं मान के चलता हूं 8 से 9 नंबर इसमें बहुत आराम से अचीव होते हैं। तो किसी ने अगर इन बाकी एक्ट पे ध्यान थोड़ा कम भी दिया तो इन्हीं से आप अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर लेंगे, क्योंकि अपन चालू भी कंपनीज एक्ट से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत स्ट्रांगली आप लोग इसमें नंबर ला सकते हैं, थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ेंगे तो सारी चीजें बहुत आराम से इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा तूफान नहीं है कि अपन नहीं कर सकते हैं, एमसीक्यू भी और ये भी सब कुछ, ठीक है। अब हमारी पढ़ाई का तरीका क्या रहेगा, थोड़ा सा उस पर बात कर लेता हूं फटाफट से। देखिए, इधर आपको मिलेंगी लॉ की 2 बुक, एक रहेगी हमारी कोर्स बुक, दूसरी हमारा रहेगा क्वेश्चन बैंक, ठीक है। तो कोर्स बुक के अंदर जितने आपको मैंने पूरा बताया, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, सारा एक साथ कवर है, वो पूरी एक साथ आपको पहले मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक में भी अपडेशन चल रहा है, क्योंकि अभी अभी अटेम्प्ट जो जाता है ना, तो उसके क्वेश्चंस भी अपन उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का अपडेशन अभी चल रहा है। कोर्स बुक आप लोगों को पहले अवेलेबल हो जाएगी 2-4 दिन के अंदर ही। कुछ छोटे मोटे अमेंडमेंट्स आए हैं, है ना। हाँ, स्मॉल कंपनी याद है तुम लोग को? स्मॉल कंपनी में कितना होता है कैपिटल, याद है? टर्नओवर कितना है? टर्नओवर 20 करोड़ का चेंज हो गया 4 करोड़ 40 करोड़, है ना। स्मॉल कंपनी में अपना कैपिटल हो चुका है 4 करोड़ का, और टर्नओवर जो है वो हो चुका है 40 करोड़ का। ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस और भी हैं, वो सारे चेंजेस क्लब हो रहे हैं। बुक मैंने ऑर्डर कर दी, पहले हम रुक गए थे, 9 तारीख तक तो रुके हुए थे। ओल्ड न्यू चेंज हो रहा हो तो फिर बुक को चेंज करें, नहीं तो फिर सेम बुक रखें। फिर फाइनल हो गया कि हाँ भाई वही रहने वाला है, तो चलो उसी में अमेंडमेंट करेंगे और वो बुक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वहां से हम लोग करेंगे। उसमें अपन एक बढ़िया काम किया है, स्टडी मैट
जैसा सर ने कल बोला भी था और आप लोगों को पता भी है, हमारे लिए गीता, बाइबल, कुरान जो बोलो आप, गुरु ग्रंथ साहिब, सब कौन है? आईसीए का स्टडी मैट। वो अपन लगभग पूरा नोट्स के अंदर भी कवर है, एक्स्ट्रा भी कुछ हुआ तो अपन कवर करेंगे। ये सब पॉइंट आप लोगों को पहले से पता है। क्लास रहेगी अपनी 1 आवर की। देखिए लॉ की क्लास मुझे शुरू से लगता है, मैंने आपको कल भी बोला था, लगभग 18 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैं जब बाहर जाता था उदयपुर और जयपुर पढ़ाने के लिए, तो वहां लॉ की क्लास होती थी 8 घंटे की, 8 आवर्स, है ना। वो सीन थोड़ा अलग था। तो वहां क्या होता था कि जैसे मैं बाहर से फैकल्टी आ रही है तो फिर उसी फैकल्टी की क्लास चलेगी, बट ऑब्वियस है 2 जा रही हैं तो 2 की क्लास चलेगी, मैं अकेला जा रहा हूं तो मेरी अकेले की क्लास चलेगी। तो 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम कंटिन्यूस लॉ की क्लास। 1 सप्ताह में कोर्स खत्म, 1 वीक, और क्या 1 वीक में कोर्स खत्म। सेकेंड वीक में जाकर के रिवीजन, थर्ड वीक में जाके तीसरा रिवीजन, चलो मजे करो। और मुझे वो सिस्टम शुरू से थोड़ा कम ही पसंद था। यार 4 घंटे लॉ पढ़ेगा तो प्रैक्टिकली कितना तो उसके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, कोई ज्यादा ही एकदम खतरनाक दिमाग वाला है तो बात अलग है, वो कैप्चर कर भी लेगा, मना नहीं कर रहा हूं मैं, करते भी थे, अच्छे रिजल्ट्स भी आते थे। बट मुझे लगता है कि यार ये सिस्टम 1 आवर, 1 से 1.5 घंटा जो है लॉ का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 आवर में स्टार्टिंग 15-1 मिनट अपना पुराना रिविजन चलता ही है, उसके बाद अपन नया रेगुलर टेस्ट आपके होते रहेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ड्यूरेशन भी और कोर्स के एंड में भी। अच्छा होता क्या है, शुरू में जैसे ही मैंने 4 चैप्टर पढ़ाए, मैं अनाउंस करूंगा कि बेटा टेस्ट है, 1 वीक का आपके पास में टाइम है, तैयारी कर लो। 2-3 टेस्ट तो तुम लोग बहुत बढ़िया दे दोगे। फिर उसके बाद जब मिड के अंदर पहुंचोगे, फिर मैं बोलूंगा टेस्ट सर प्लीज, टाइम नहीं मिल रहा है, 8 सब्जेक्ट है, ट्यूशन है, उसका होमवर्क है, अकाउंट्स का होमवर्क, कॉस्ट का होमवर्क, एडवांस अकाउंट्स जो बहुत ग्रुप कर रहे रहेंगे, टैक्स का होमवर्क, तो होमवर्क ही होमवर्क है। तो फिर तुम लोग बोलोगे सर फिर टेस्ट क्या करना, आप लोग पूरा कोर्स हो जाए सर उसके बाद में रखना। तो इसलिए अपन ने दोनों सिस्टम कर रखे हैं। कुछ टेस्ट हम लोग ड्यूरिंग द कोर्स लेंगे, जरूरी है, ताकि मुझे भी पता रहे कि आप कहाँ तक, किस लेवल तक काम कर रहे हो। और उसके बाद वाले जो टेस्ट है, जैसे अभी हमारी एक रिवीजन क्लास शुरू हो रही है ना। हम लोग मंडे से हमारे जो बैचेस भी खत्म हुए मई के लिए, उसका एक रिवीजन क्लास शाम को 4 से, आपका बैच 4:30 लास्ट खत्म होगा, जब परसों से अपन मेन क्लास चालू करेंगे। तो 4:30 से लगा करके और 8 बजे, 8 हमारा रहेगा। आज की नहीं, आज तो अपन 12:30-1 बजे खत्म कर रहे हैं, घबराना मत। और 4:30 बोले ही नहीं, घर से हम पूरा ऐसा भर के लाते फिर। तो शाम को 4 घंटे का हमारा फिर रहेगा 3-3.5 घंटे का रिवीजन और टेस्ट। तो वो उसमें पूरा टेस्ट सीरीज रहेगा, तो वो सब अपना यहाँ पे भी होगा। अच्छा, जैसा आपको मैंने बोल दिया, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को मिलेगा, 2 बुक्स में बोल ही चुका हूँ आप लोगों को। उसके अलावा एग्जाम से पहले आप लोगों को, जैसे रिवीजन में चालू कर रहा हूँ, तो शॉर्ट नोट्स हमारे रेडी है, तो उसका पूरा बंच आपको मिल जाएगा, है ना। हार्ड कॉपी के अंदर बाहर के स्टूडेंट्स को पीडीएफ चली जाती है, यहाँ या कोई ले सकता है तो ओके, अदरवाइज पूरा आप लोगों को फिजिकल नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स एंड चार्ट्स के डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे। अच्छा, लॉ है तो बहुत ऑब्वियस है, अमेंडमेंट क्लास भी होगी। इंटर में थोड़े से अमेंडमेंट ज़्यादा होते हैं फाउंडेशन के कंपैरिजन में, तो अपन अमेंडमेंट्स क्लास भी रहेंगे, बाकी चीज़ें, बाकी सपोर्ट आप लोगों को मिलता रहेगा। तो ये सब तरीका रहेगा हमारा क्लास में और क्लास के बाद में पढ़ने का, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे किस तरीके से और कहां से, वो भी आपको मैं बता रहा हूं। हमारा जो स्टडी मैट है, ये देखिए, ये आईसीए का स्टडी मैट। आईसीए के स्टडी मैट ने जो फर्स्ट चैप्टर आपका लिया है, क्या हेडिंग देख रहे हो, प्रिलिमिनरी, ठीक है ना। और इसमें इन्होंने क्या किया है, सेक्शन 1 और 2 को क्लब किया है, 1 और 2। अब 1 और 2 में भी क्या, वो दिखाना चाह रहा हूं मेनली आपको। 1 तो आपने बता ही दिया था मुझे, यही वाला था, आपने भी शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, अपना भी यही था सेम। अपन सब पढ़ के आए, वापस रिवाइज मारेंगे। और सेक्शन 2 में इन्होंने यहां पे दी है डेफिनेशंस जम के, है ना। अब ये जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, 1 2 3 4, ये सिर्फ नंबर है क्या, दीज ऑल आर क्लॉजेस, है ना। अपन जानते हैं ना डेफिनेशन में सबसेक्शन नहीं होता है, डेफिनेशन में क्या होता है, क्लॉज होता है, क्योंकि सबका इंटर रिलेशन नहीं है, इसलिए उसको क्लॉजेस। इंटर रिलेशन होता तो अपन क्या बोलते, सब सेक्शन। तो यहां जब आप देखेंगे तो ये देखो आपकी इतनी, तो सर डेफिनेशंस तो 95 क्लॉजेस है, और अब तो उससे भी ज्यादा है। ये सारा हमारे कोर्स में है क्या, सारा नहीं है, बीच में कुछ कुछ गायब है। जैसे आप यहां देखो, 8 के बाद कौन सा नंबर देख रहे हो,
तो मतलब 9 वाला अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग जहां जहां जो जो चीजें कोर्स में है, तो ये सब देखो, इतने सारी डेफिनेशंस आप लोगों को स्टडी मैट ने, अच्छा इसमें वो कंपनी के टाइप्स भी आ गए, देख रहे हो, होल्डिंग कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, है ना, ये सब इन्होंने आपको यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है। हमने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। अब मैं आपको अपने नोट्स दिखा रहा हूं, जो बुक आप लोगों को मिलेगी वहां से दिखाता हूं। हाँ जी, हमने भी क्या किया, इस तरह से शुरू किया। पहले चैप्टर का नाम वही है, प्रिलिमिनरी, सेक्शन नंबर 1 से शुरू किया। 1 के साथ में अपन ने थोड़ा सा वो पोर्शन डाल दिया जो आपके फाउंडेशन के अंदर आपने कंपनी के टाइप्स पढ़े थे, है ना, ये देख ही रहे हो आप, इनको तो पढ़ना जरूरी है, ये फेमस है। हाँ जी, यहां से अपन ने भी लिए डेफिनेशंस, लेकिन यहां मैंने एक बड़ा चेंज कर दिया। मैंने सारी डेफिनेशन एक चैप्टर में नहीं डाली है, जिस जिस चैप्टर में जो जो डेफिनेशन का जरूरत है उसको वहां डाला है। जैसे मैं आपको पहले ही दिन प्रोस्पेक्टस का डेफिनेशन पढ़ा दूं, मतलब ही नहीं है ना। पहले दिन मैं आपको बता दूं कि मीटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब ही नहीं है। मीटिंग का चैप्टर आएगा 13 नंबर के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि पहले चैप्टर में कुछ बेसिक डेफिनेशन सारी कवर कर ली है, सारी बेसिक बेसिक वाली जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट में काम आएंगी, और बाकी सब अपन ने क्या किया है, जहां जहां जैसे मेमोरेंडम की डेफिनेशन है, तो मेमोरेंडम का जब चैप्टर पढ़ेंगे 4 नंबर उसमें डालिए, है ना। तो ऐसे मैंने डेफिनेशन को पूरा सेट किया है। तो अपन ने स्टडी मैट कवर पूरा कर लिया है, लेकिन थोड़ा सा चूंकि बट ऑब्वियस है, मैं अपनी बुक बनाऊंगा तो मैं अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज करूंगा, क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ने में क्या इजी रहेगा उसके हिसाब से मुझे बुक बनानी पड़ेगी। तो वही सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे कर रखी हैं। तो कल से हम लोग यहाँ से जो है वो हमारा पोर्शन करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से स्टार्ट, ठीक है, बराबर। तो आज के लिए मुझे सिंपली आप एक चीज़ बता दो, क्या सेक्शन 1 में क्या था, चलो आज से थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं, बताओ, बोलो भाई। सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी, किधर एप्लीकेबल है अपना एक्ट, ये होल ऑफ इंडिया, व्हाट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, इंक्लूडिंग है, बराबर, एकदम सिंपल। फिर मुझे बताओ हमारा कंपनीज एक्ट और किन किन चीजों पे अप्लाई है। हाँ यस, ये सुनना था मुझे, जल्दी से मुझे बताना। चलो मैं पूछता हूं, आप जवाब देना। क्या हमारा एक्ट बैंकिंग कंपनीज पे लगता है? क्या ये इंश्योरेंस कंपनीज पे लगता है? यस सर। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड सप्लाई कंपनीज पर लगता है? क्या ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनी हुई कंपनीज पे लगता है? यस सर, लगता है, सब पे लगता है। लेकिन एक लाइन अगर कोई और बता दे तो मजा आ जाएगा। स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल, इन सब पे लगता है। लेकिन मुझे कंफ्यूजन है, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी तो लगता है, फिर कंपनीज एक्ट भी लगेगा, दोनों लगेंगे। आपस में लड़ गए तो, अगर आपस में भिड़ गए तो वी हैव टू प्रिफर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। मींस कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल बट नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। तो ये चीज अपनी मेन रहेगी कि हाँ भाई हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे तो सही, लेकिन उनके जो मेन एक्ट है उसके अगेंस्ट में जाकर के नहीं होने चाहिए। जैसा आप लोगों ने फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ा, सेक्शन 1 हमारा एकदम सेम टू सेम रहने वाला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर थी। तो जस्ट मैंने ऐसे ही पूछ लिया है। कल हम लोग जो है वो यहां से अपना काम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। कुछ नई चीजें आप लोगों को देखने में मिलेंगी, काफी सारे नए प्रोविजंस भी आपको देखने में मिलेंगे। तो आज थोड़ा सा मुझे भी, क्योंकि आज बैच थोड़ा सा लेट चालू हुआ आप लोगों का, नहीं 15-20 मिनट आई थिंक सुबह वाला लेट चालू हुआ रहेगा, 7:30 थोड़ी स्टार्ट हुआ था, एग्जैक्ट 7:30। हमारे रिकॉर्डिंग में तो है 7:45 स्टार्ट हुआ है करीब, नहीं हो गया था 7:30, फिर सबने लेट कैसे छोड़ दिया। हाँ जी, क्योंकि मुझे लेट मिली ना क्लास, तो मुझे लगा कि आगे से पूछा जब मैंने तो पता लगा 10-15 मिनट थोड़े से, आज पहली क्लास थी तो थोड़ा सा आगे चली गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कल हम यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है स्टार्टिंग चैप्टर 1 और 2 के मैं आपको पहले नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है, और देन तब तक बुक जो है वो पूरी की पूरी आपके पास आ जाएगी। तो फिर वो बुक आपको कैरी करना रहेगा। क्वेश्चन बैंक रोज कैरी नहीं करना रहेगा, वो जब जब मैं मंगवाऊंगा कि भाई आज अपन क्वेश्चन बैंक करने वाले। एक और बढ़िया चीज आपको मैं दिखाने वाला था, आईसीए ने एक और बहुत जोरदार काम कर रखा है। अच्छा, ये अपना इस तरह का क्वेश्चन बैंक है भी पूरा, सारे एक्ट जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं, साथ में एमसीक्यूज भी हैं, ठीक है। 300 पेज के आसपास का ये भी बुक है लगभग। और एक चीज आपको जो और मैं दिखा देता हूं, ये वाली, ये देखिए, आईसीए ने एक बहुत जोरदार काम कर रखा है।
ये सबसे बढ़िया चीज है, एकदम तगड़ी वाली। एमसीक्यूज को तैयार करने के लिए सबसे बढ़िया है, आईसीए ने खुद ने अपना एक बुकलेट निकाल रखा है जो आईसीए की साइट पे अवेलेबल रहता है ना। बुकलेट और एमसीक्यू एंड केस सिनेरियो। सर केस सिनेरियो क्या रहेंगे? हाँ, इसमें एमसीक्यू कैसा आएगा? केस वाला, एक बढ़िया सा केस आएगा और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो उस केस के बेस पे आपको क्वेश्चंस क्या करने रहेंगे? सॉल्व। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत जोरदार है ये। लास्ट प्रिंट अभी तक वाला जो पड़ा है वो ये है। हो सकता है आप लोगों के लिए कुछ अपडेट हो जाए। May 23 वाले भी यही फॉलो कर रहे हैं, आईसी ने चेंज नहीं किया है। May 23 में हम जो एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आईसीए का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि May 23 वालों के लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। हो सकता है अपने लिए इसमें कुछ चेंजेस आ जाए। चेंजेस कुछ नहीं, जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ वो चेंज कर देंगे क्वेश्चन, या नए क्वेश्चन कुछ डालने लेटेस्ट एग्जाम वाले तो वो डाल देंगे। तो ये आईसीए का सबसे बढ़िया सेटअप है। और इसमें इन्होंने क्या किया, देखो हमने सॉल्व कर रखी है काफी चीजें। इसमें से 100 क्वेश्चन तो इन्होंने आपको दिए एमसीक्यू के। ये देखिए यहाँ पे ये सारे एक्ट मिला करके 100 क्वेश्चंस, ये इनके सबके आंसर। और एक केस सिनेरियो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं यहां से। ये देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा भाई, ये पूरा का पूरा केस ऐसे 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 ऐसे, ये बराबर। और ये देखते तो तुमको लगेगा अकाउंट्स की क्लास में आ गए हो तुम, है ना। फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवोल्यूशन। सर ये तो अकाउंट्स है। हाँ, अकाउंट्स का ही क्वेश्चन है। इधर भी अपना अकाउंट्स है कोर्स के अंदर, थ्योरेटिकल पार्ट उसका। और ये इसी के ऊपर बेस आपके रह गए क्वेश्चंस। ये देखो, तो बढ़िया काम ये है कि आपको इस बार लॉ के पेपर में भी कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा, छोड़ के जाना मत, नहीं तो दिक्कत आएगी। क्योंकि डिटेल क्वेश्चंस में और इसमें 2-1 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जहां पे आपको कैलकुलेटर का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है, तो वो भी अपने को लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारा आपका सिनेरियो है जो ध्यान में आप रखने वाले हैं। ये रहा देखो इस बार का एमसीक्यू पेपर, ये रहा। एमसीक्यू पेपर वैसे बाहर आता नहीं है, हमारे कुछ स्मार्ट लोगों ने बाहर निकाल दिया होगा। तो जिस दिन एग्जाम हुआ उसी दिन नेट के ऊपर आ गया। ठीक है, हाँ, वो वही कह रहा हूँ ना, वो आ जाता है। वो आईसीए तो बहुत ट्राई करता है, नहीं नहीं हमारा एमसीक्यू बाहर नहीं आता, ये लो ये पड़ा। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के डाला था, किसी स्टूडेंट नीचे मैसेज किया, सर आप पर केस हो जाएगा। मैंने वापस लिखा, कोई बात नहीं, मैं लॉयर हूँ, बराबर, मैं संभाल लूंगा केस को, डोंट वरी, बराबर। तो ऐसा होता रहता है। चलिए जी, तो ये सारी बात हुई लॉ की। तो लॉ का पोर्शन यहाँ पे एक बार दी एंड कर देता हूं मैं। कल से हम लोग स्टार्ट कर देंगे इसको।